हेलो फ्रेंड्स, आज का जो है विषय है शक है। और ये शक कौन थे? ये मध्य एशिया की एक घुमक्कड़ खाना बदोश एवं बर्बर जाति थी, जो मूल रूप से यानी मध्य एशिया के सिर दरिया के उत्तरी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि ये पश्चिमी चीन की जो है यूची जातियों ने शकों को खदेड़ा और अपने क्षेत्र से छोड़कर बल्क एवं बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया। वहां के हम देखते हैं यवनों को पराजित कर वहां से भगा दिया था, लेकिन यूची जातियों ने क्या किया कि वहां से भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां से भी उनका पीछा किया और फिर से जो है युद्ध हुई और पुनः शक पराजित हुए। इस प्रकार शक जाति जितने भी थे दो शाखाओं में बट गए। पहली शाखा जो एक शाखा दक्षिण की ओर कपिसा की ओर चला गया और एक देखते हैं दूसरा हमारा पश्चिम ईरान की ओर चला गया। वहां से हम देखते हैं कि दो शक्तिशाली जो राजा वहां के थे यानी पश्चिमी ईरान की, वह हम देखते हैं कौन से थे। वहां पार्थियन सम्राटों से, क्योंकि पार्थियन सम्राटों से युद्ध करना पड़ा था और पार्थियन सम्राट जो था फ्रात द्वितीय, आर्तबान, वो ये दोनों को पराजित करके अब पूर्वी ईरान और एरियाना का जो क्षेत्र है वह जीत लिया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्षेत्र है जो हमारा ये मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया, ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो है ये हमारा शक जो था, ये हमारा जो क्षेत्र है उसका था सिर दरिया। क्या है? सिर दरिया। सिर दरिया में ही जो है निवास करता था। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो है दो क्षेत्रों में जो है बट गए थे, यानी वहीं से हम देखते हैं यूची जातियों ने जो है ये जो है पराजित करके खदेड़ा और वहां से बल्क और बैक्टीरिया की ओर भागा। यानी बल्क जो था वह बैक्टीरिया की ओर भागा और यहाँ से भी जो है पराजित किया इन लोगों को। तो वहां से जो है भाग करके यहाँ दो शाखाओं बट गए, एक शाखा दक्षिण की ओर चल गए और दूसरी जो है हमारा ईरान की तरफ चल गए। तो ईरान की जो तरफ जो चल गए उसमें हम देखते हैं कि ईरान की जो है यानी जो वहां पर पार्थियन सम्राटों था उस उन अधिकारों पर अधिकार कर लिया। ईरान तथा एरियाना, यानी ईरान और एरियाना जो है एरियाना ईरान, ये सब क्षेत्रों को जितना प्रारंभ किया ये शक लोग। और ये क्या किए, लेकिन पार्थियन राजा जो एक राजा जो थे मित्रदात द्वितीय ने वो फिर से शकों को पराजित किया। यानी हमारा मित्रदात जो सेकेंड जो थे वो क्या थे, पार्थियन थे। तो ये पार्थियन जो थे मित्रदात राजा ने जो फिर से पराजित किया और वो भाग करके कहाँ चले गए, वो हेलमंड घाटी यानी दक्षिणी अफगानिस्तान सीधे आ गए और दक्षिणी अफगानिस्तान आ गए। और यहीं पर हम देखते हैं कि एक जगह है वह है हेलमंड घाटी। यहाँ पर क्या है, हेलमंड घाटी पर आए और यहीं पर आकर बस गए। तो इस स्थान को शक स्थान कहा गया। क्या शक स्थान कहा गया। इसी को जो है हम लोग बोलते हैं सिस्तान। क्या बोलते हैं? सिस्तान बोलते हैं। अब क्या हुआ कि यहीं पर बस गई स्थान को और शकस्तान जैसे का। इसी समय फिर से जो है हुनों का आक्रमण हुआ और हुनों और साथ साथ हम पहलुओं के बारे में जो बताए थे पिछले वीडियो में कि फिर वहां से पहलुओं ने भी शकों को खदेड़ा और वहां से भाग करके वह कंधार और बलूचिस्तान के दर्रे में आ गए। यानी कंधार और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में आ गए, यानी पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो है आगे कंधार और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में फिर से शक यहाँ पर आ गए। और ये बोलन दर्रा पार करके और सिंधु नदी यानी सिंधु में आ गए। यानी बोलन दर्रे पार करके क्या किए, जितने भी दर्रे थे दर्रे पार करके सिंधु में आ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही जो है सिंधु नदी में जब प्रवेश करता है और यहाँ निवास करता है उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, शकद्वीप बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार भारत में क्या है, इस तरह से देखते हैं इस भारत में जो है शक जो है पूर्वी ईरान से ही आए थे, यानी पूर्वी ईरान से ही आए थे। और
इस तरह से देखते हैं कि अंतिम में देखते हैं कि इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से यानी यमन सत्ता को यानी यमन को जो है समाप्त करके उत्तरापथ पूरा जो क्षेत्र जो उत्तरापथ जो हमारा था, इस उत्तरापथ पर जो है क्या किया, अधिकार किया। पश्चिम भारत के बड़े भूभागों पर भी जो है जो क्षेत्रों को जो है इन्होंने जो है अधिकार किया। यहाँ तक देखते हैं कि तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी, इन स्थानों में इत्यादि स्थानों में क्या शकों को भी जो है भिन्न भिन्न शाखाएं जो है स्थापित हुई। और इस तरह से जैसे शक क्षत्रप जो है यानी शक जो है यानी भारत आए तो भारत में जब शासन करने लगे तो वह है क्षत्रप प्रणाली, यानी क्षत्रप प्रणाली राजा को क्या कहा जाने लगा, क्षत्रप कहे जाने लगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले तक्षशिला के शासक यानी तक्षशिला के क्या है, तक्षशिला के जो है शासक, वहां पर शासक सबसे पहले हम देखते हैं कि तक्षशिला में जो शासक जो बना वह सबसे पहले देखते हैं मेउस। ये प्रारंभिक जो है शासक था, क्या था, प्रारंभिक शासक हमको देखने को मिलता है। यही जो शक्तिशाली होकर उभरा था वह है मेउस था। और यह सामान्यतः हम देखते हैं कि 20 यानी 22 ईसा पूर्व से लेकर या 20 ईस्वी तक जो है इसकी मानी जाती है, यानी 22 ईसा पूर्व से यानी 20 ईस्वी तक इसका सामान्यता मानी जाती है कि इसका शासन काल था यहाँ पर। लेकिन अल्टेकर महोदय ने क्या कहा इसके बारे में कि पहले पार्थियनों का शासन था, पार्थियन शासक के कमजोर हो जाने के कारण अपने को स्वतंत्र कर लिया और इस तरह से जो है यह साम्राज्य जो है पूर्वी गंधार शामिल था। तक्षशिला जो है क्या थी, तक्षशिला जो है हमारा क्या थी, राजधानी थी, राजधानी, तक्षशिला क्या थी, राजधानी थी। अल्टेकर महोदय ने कहा इस तरह से। तो भारत का प्रथम शक जो है विजेता यही था, यानी भारत का प्रथम शक विजेता यही था, मेउस था, मेउस ही था। और इस तरह से हम देखते हैं कि और भी शासक बने। इसके बाद आता है शासक का नाम आता है एजेज आता है। एजेज जो शासक है वो राजा बना और ये भी जो है एक प्रतापी राजा ये भी बने थे, एजेज भी बने थे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो है एजेज का जो है के समय में पंजाब के जो है यूथिडेमस वंश के जितने भी यमन थे राजा थे सबको पराजित करके और अपने क्षेत्र को जो है क्या किया, अधिकार कर लिया। एजेज ने भी जो है यवनों को भी पराजित किया था वहां के। इसी तरह हम देखते हैं एक एजिलिसेज, क्या है, एजिलिसेज, एजिलिसेज। तो ये भी शासक है, ये भी बहुत ही शक्तिशाली राजा होकर उभरा था और संभवतः जो है कहा जाता है एजेज का ही पुत्र था। क्या क्या, एजेज का ही जो है पुत्र था, यानी इसका ही एजेज का। तो एजिलिसेज जो था ये कुछ समय कहा जाता है कि कुछ समय तक जो है अपने पिता के साथ भी सरकारी संचालन यानी राज्यभार संभाला था। इनके मुद्राओं में हम देखते हैं 2 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। क्या है, 2 प्रकार की इनके मुद्राएं मिलती हैं। और ये पहला प्रकार में हम देखते हैं, इसमें नाम जो लिखा हुआ है मुख पृष्ठ पर जो है सिक्के जो मिलते हैं मुख्य पृष्ठ पर जो है नाम जो दिया गया है बहुत ही महत्व है कि इसके जो है परीक्षाओं में इनके बारे में कहा जाता है एजिलिसेज के मुख्य पृष्ठों पर क्या लिखा है, यानी यूनानी लिपि में लिखा हुआ है। क्या है, यूनानी लिपि में जो लिखा हुआ है वह है एजेज लिखा हुआ है। और इसके बाद मुख्य पृष्ठ के बाद जो है पृष्ठ भाग पर, यानी इसके पृष्ठ भाग पर क्या दिया हुआ है, ये भी जो है खरोष्टी में दिया हुआ है, यानी खरोष्टी में दिया हुआ है। वो नाम है, इसी का नाम है एजिलिसेज। क्या है, एजिलिसेज। ठीक इसकी दूसरी प्रकार में हम देखेंगे, इसी का उल्टा दिया हुआ है, मुख पृष्ठ पर जो है एजिलिसेज और पृष्ठ भाग पर जो है एजेज और इसका खरोष्टी इसका यूनानी, ये 2 भागों में जो है इस 2 तरह की जो है इनके मुद्राएं एजिलिसेज की मिलती है। इसके बाद जो एजिलिसेज के बाद भी एजिलिसेज द्वितीय भी शासक बने और इस तरह से देखते हैं कि इसके समय में जो है कमजोर शासक हो गए। एजिलिसेज द्वितीय जब आए तो इनके समय में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो है
फ्रायुटीज नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति आया और इस तरह से तहस नहस किया, तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। इसी समय जो है पार्थिया जो हमारा जो सम्राट था वह है गोंडोफर्निज था। जो गोंडोफर्निज ने भी जो है तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और इस तरह से देखते हैं कि वह जो है तक्षशिला में जो शक शासकों का जो है समाप्त हो गई और यही क्षत्रप प्रणाली प्रारंभ किया शकों ने ही। और शक ही जो है देखते हैं धीरे धीरे जो है वह मथुरा, उज्जैन, महाराष्ट्र क्षेत्रों में शाखाएं जो है फैली। और तो इस तरह से हम देखते हैं, अगला देखते हैं। इस तरह से देखते हैं, पहला तो देखें तक्षशिला के शासक, अब देखते हैं मथुरा का। क्या है? मथुरा का क्षत्रप। मथुरा का क्षत्रप में यहाँ भी जो है शाखाएं जो फैली थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मालवा में जो है विक्रमादित्य द्वारा जो है पराजित होने पर, जो खदेड़े जाने पर शक क्या हुआ, ये मथुरा की आग में। यहाँ पर क्या हुआ कि मालवा की जो है विक्रमादित्य, मालवा के राजा जो विक्रमादित्य जो है वह क्या हुआ, वह जो है के द्वारा खदेड़े जाने पर, खदेड़े जाने पर मथुरा की ओर आ गया, मथुरा में आ गए और यहीं पर जो है आकर बस गए और यहीं से जो है यहीं पर शासन करना प्रारंभ किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह पहला जो शासक था वह शासक क्या नाम था, हगाम या हगामस नाम था। ये शासक जो था, ये पहली जो है मथुरा में जब क्षत्रप प्रणाली प्रारंभ हुई तो हगान या हगामस नामक जो है व्यक्ति ही नहीं जो है अपना कार्यभार संभाला। इस तरह से प्रथम शक शासक बने यहाँ के, इस तरह से प्रथम शक शासक बने ये हमारा मथुरा में। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर एक देखते हैं कि मथुरा शीर्ष अभिलेख में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मथुरा शीर्ष अभिलेख में क्या है, अभिलेख में लिखा, मथुरा शीर्ष अभिलेख में यही लिखा हुआ है कि राजुल या राजूल जो है एक प्रथम शासक था। क्या है, राजुल या राजूल प्रथम शासक था। ये प्रथम शासक था जो है इस अभिलेख में बता रहा है। और सिक्कों में क्या है, सिक्कों में महाक्षत्रप, क्षत्रप जो है क्या है, सिक्कों में जो है महाक्षत्रप लिखे हुए हैं। तो इस तरह से दिखा रहा है मथुरा शीर्ष अभिलेख में। इस लेख से हम देखते हैं कि राजुल की जो प्रधान महिषी द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया, ये जो अभिलेख जो है ये कौन लिखवाया गया है, ये हमारा राजुल जो राजा है उनके, राजुल के प्रधान महिषी के द्वारा जो है उत्कीर्ण किया गया है। क्या है, उत्कीर्ण किया गया, यह मथुरा शीर्ष लेख से पता चलता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद जो है शासक जो बने थे वह सोडास बने। उसके बाद क्या बने, सोडास जो है ये राजा बने। क्या बने, राजा बने। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही राजा बनते हैं तो इनकी जो है केवल छत्रप देखने को मिलती है, यानी इनका जो है छत्रप ही जो है देखने को मिलती है इनके सिक्कों पर। और इनकी उपाधि हम, ये छत्रप क्या है, उपाधि देखने को मिलती है, यही उपाधि इनके सिक्कों पर। एक और हम देखते हैं कि आमोदनी दान पत्र में महाक्षत्रप लिखा गया है, अलग अलग आमोदनी जो है दान पत्र में क्या लिखा गया है, महाक्षत्रप लिखा गया है, इनके उपाधि दिया गया है सोडास का। इसी तरह हम देखते हैं कि ये मथुरा का था। इसी तरह हम देखते हैं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि इसके बाद हम देखते हैं कि मथुरा के बाद जो है हम महाराष्ट्र का देखते हैं, महाराष्ट्र का क्षत्रप। महाराष्ट्र का क्षत्रप जो है वो कौन कौन थे, पश्चिम, महाराष्ट्र के क्षत्रप यानी पश्चिम भारत, यानी पश्चिम भारत जो है यही हमारा था। तो महाराष्ट्र के क्षत्रप में हम देखते हैं कि ये क्षहरात वंश का था। ये क्या थे, क्षहरात वंश का, यानी क्षहरात वंश का प्रथम राजा यानी कौन था, प्रथम राजा भूमक। कौन थे,
भूमक थे। यही राजा महाराष्ट्र का जो क्षत्रप जो प्रणाली प्रारंभ किया तो क्षारात वंश के थे और प्रथम राजा यही थे, भूमक थे, जो संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक था हमारा यहाँ का क्षारात वंश का। क्षारात परीक्षा में पूछे जाते हैं कि क्षारात वंश के संस्थापक कौन थे, तो भूमक थे, तो ध्यान में रखेंगे। और हम यह देखते हैं कि सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लेख है। इनके सिक्कों में क्या है? इनके सिक्कों में जो है क्या है? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में जो है लिखा गया है इनके बारे में। इस तरह से देखते हैं। और इनके एक और जो है हमारा जो भूमक के बाद एक नहपान आता है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट होकर उभरता है। ये भी क्षत्रप जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली यानी शासक जो हुए थे सर इस वंश का, यानी क्षारात वंश का नहपान प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक बना। और ये नहपान जो है सातवाहनों पर जो है आक्रमण कर एक महाराष्ट्र का विस्तृत क्षेत्र पर गया था। यानी नहपान क्या है? यानी महाराष्ट्र के यानी सातवाहन वंश के राजाओं को पराजित कर यानी नहपान अधिकार किया था, आधिपत्य कायम किया था और इस विस्तृत क्षेत्र जो है विस्तार किया था। इसके सिक्के जो है अजमेर से भी मिले हैं, अजमेर से और नासिक तक जो है मिले हैं। इसकी जो है अजमेर से लेकर जो है यानी अजमेर के जो क्षेत्र से नासिक तक मिले हुए इनके सिक्के, यानी अजमेर से नासिक तक मिले इनके सिक्के प्राप्त है। हमारा जो है नहपान हम यह देखते हैं कि नासिक लेक में इनके जो चांदी तांबे ये सब का भी जो है कांसे का भी जो है सिक्के मिले इनके समय में। और हम देखते हैं कि जो है नासिक लेक में 70,000 का शापन यानी सोने चांदी का मूल्य 2,000 स्वर्ण मुद्रा में दिया गया। इस तरह से नासिक लेक में लिखा गया है नहपान का। नहपान और देखते हैं कि इसमें नासिक गुहा लेख में यानी नहपान जो है वो महाराष्ट्र पर 6 वर्ष तक शासन किया। यानी नासिक गुहा लेख से पता चलता है, क्या है? नासिक गुहा लेख से पता चलता है कि 6 वर्ष तक जो है महाराष्ट्र में शासन किया था। क्या किया? शासन किया था। यह नासिक गुहा लेख से पता चलता है। और 119 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक हम देखने को मिलता है। इस नहपान के समय ऋषभदत्त जो क्या है गोवर्धन को बनाया था उपराजा, गोवर्धन को। और एक और नाम है उसका मामल्य। क्या है? मामल्य। इसको पूना का और गोवर्धन को क्या का? वो नासिक का, यानी नासिक को। और मामल को जो है पूना का जो है क्या बनाया था? ये हमारा जो है उपराजा बनाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है उल्लेख मिलता है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है उपराजा का कहने का तात्पर्य है वायसराय कह सकते हैं, वायसराय था नहपान के समय। और इसके समय में एक और हम देखने को मिलता है कि नहपान जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा मार डाला गया या जोगलथम्बी नामक स्थान है वहां कोषागार पर अधिकार कर लिया। इस तरह से देखने को मिलता है। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा मारा गया और जोगलथम्बी यानी नामक स्थान जो है कोषागार है, कोषागार पर आधिपत्य कायम कर लिया था। तो इस तरह से जो है ये नहपान का है। इसी तरह अगला हम देखते हैं जो है वह है इसके बाद हम देखते हैं
उज्जैन का क्षत्रप। उज्जैन के क्षेत्र में हम देखते हैं यहाँ भी सौराष्ट्र और मालवा में जो है शकों के एक दूसरे कुल ने जो है शासन किया। कहा जाता है कि मालवा और जो है सौराष्ट्र दोनों एक नया जो है एक वंश के रूप में जो है जो उद्भव हुआ था वह है कार्दमक। क्या है? कार्दमक वंश। ये क्या था? मालवा और सौराष्ट्र, मालवा और सौराष्ट्र दोनों मिल करके जो है क्या हुआ, एक जो है नए वंश का स्थापना करता है, वह है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश का जो नींव किसने डाला था? इसकी नींव है डाला था कौन? चस्टन। चस्टन ही था जो कार्दमक वंश का नींव डाला था, जो ये कहा जाता है अस्मोतिक का पुत्र था। क्या था? यश मोतिक का पुत्र था, जो कहा जाता है कि यह जो है उपाधि इनका क्या था? महाक्षत्रप। इनका भी उपाधि था, क्या था? उपाधि महाक्षत्रप। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्दमक वंश की स्थापना या किसने किया था? चस्टन ने किया था। तो इनकी उपाधियां क्या देखने को मिलती है? महाक्षत्रप भी देखने को मिलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है वृद्धावस्था में चस्टन ने जो अपने पुत्र जयदामन को, यानी अपने वृद्धावस्था के समय में, वृद्धावस्था में चस्टन पुत्र जयदामन, इनका पुत्र क्या था? जयदामन था, और इनके पुत्र क्या था? रुद्रदामन। ये देखते हैं कि चस्टन इस वंश का संस्थापक था बना, और जब वृद्धावस्था थी तो वृद्धावस्था में चस्टन ने अपने पुत्र यानी जयदामन को जो है क्षत्रप नियुक्त किया। लेकिन हम देखते हैं कि इनके काल में ही, यानी चस्टन के काल में ही जैसे ही जो है जयदामन की जो है मृत्यु हो गई, अब अपने पुत्र, यानी इनका क्या है? पुत्र है, और ये पुत्र रुद्रदामन जो है के साथ जो है क्षत्रप नियुक्त किया इसके बाद। और नियुक्त करने के बाद कहा जाता है कि पुत्र और रुद्रदामन दोनों जो है मिल करके जो है शासन संचालन किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है अंधो अभिलेख में देखने को मिलता है, यानी अंधो एक लेख है, उस लेख में पता चलता है कि चस्टन और रुद्रदामन दोनों ने जो है संचालन किया था, यानी सहशासक था। ये इस तरह से बताया जाता है। रुद्रदामन अपने निजी कोष से क्या कहता कि रुद्रदामन जो है अपने निजी कोष से, क्या है? अपने निजी कोष से क्या किया था? बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी कार्य किए थे अपने समय में, क्योंकि उन्होंने जो है अपने निजी कोष से जो है क्या किया था? मौर्यकालीन मौर्यकालीन में क्या था? सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। निजी कोष से जो है सुदर्शन झील का क्या किया था? मरम्मत करवाया था यहाँ पर। और क्योंकि कल्याणकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति ये भी थे, इसीलिए जो है इनके रुद्रदामन जो है व्याकरण, संगीत, अर्थशास्त्र और न्याय का भी जो है बहुत ही ज्ञाता था। यानी रुद्रदामन जो था क्या था? यानी न्याय का, व्याकरण, संगीत, न्याय, ये सब में माहिर था। और ये भी था कि अर्थशास्त्र का भी, अर्थशास्त्र, व्याकरण, संगीत और न्याय का बहुत बड़ा ज्ञाता था हमारा ये रुद्रदामन। रुद्रदामन ये क्या था कि ये भी जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और साथ साथ कच्छ, उत्तरी सिंध और जितने भी कोंकण का तट क्षेत्र जो है ये अपने अधिपत्य इनके समय में थे। सातकर्णी को जो है 2 बार जो है ये पराजित कर छोड़ दिया था। रुद्रदामन इतनी शक्तिशाली होकर उभरा था जो सातकर्णी को जो है, यानी सातकर्णी जो सातवाहन शासक जो था, सातकर्णी को 2 बार जो है हराकर, पराजित करके क्या किया था? पराजित करके और छोड़ दिया था। इतनी शक्तिशाली था हमारा रुद्रदामन, क्योंकि इनका शासन काल की जो एरिया था बहुत ही लंबा था, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र से लेकर पूरा कोंकण तक था, और इस तरह से जो है अपना शासन व्यवस्था किया था। जूनागढ़ अभिलेख से भी पता चलता है कि सभी जातियों के लोगों को जो है रुद्रदामन को, क्योंकि बहुत ही कल्याणकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए कहा जाता है कि सभी, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, क्या है? जूनागढ़
अभिलेख से पता क्या चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से यही पता चलता है कि सभी जितने भी जातियों के लोगों ने रुद्रदामन को जो है अपना रक्षक चुना, राजा चुना और उसके महाक्षत्रप उपाधि दिया था। क्या है? महाक्षत्रप की जो है उपाधि दिया गया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि उपाधि स्वयं लिया था। उपाधि क्या था? इन्होंने स्वयं लिया था। और इस तरह से बताया जाता है कि विजय जो है बहुत ही साम्राज्य विस्तार किया था। जैसे अनूप हमारा एमपी के निवाड़ जिले नर्मदा के नदी के तट पर स्थित महास्मृति है, वहां तक फैली थी। दूसरा था हमारा अपरांत था, जो उत्तरी कोंकण थी, जिसकी राजधानी सुप्रीक बनाया था। और उसी तरह अनर्थ है। अनर्थ के बाद हम देखते हैं कि जो है काठियावाड़, यानी काठियावाड़ का क्षेत्र जो था यहाँ पर भी किया था। सौराष्ट्र यानी गुजरात का भी क्षेत्र पूरा एरिया था, यानी पूरा एरिया तक जो है अपना संभाला था, जिसकी राजधानी गिरिनगर था। इसी तरह उत्तरी काठियावाड़ यानी उत्तरी काठियावाड़ पर भी आक्रमण किया था, यहाँ पर भी इसका साम्राज्य विस्तार था। और स्वब्र साबरमती के जो नदी के तट पर स्वब्र है, यहाँ पर भी किया था। उसी तरह मारवाड़ यानी राजस्थान का क्षेत्र, ये भी जो है क्षेत्र पर अधिकार किया था। सिंध या सोवियत जो बोलते हैं पश्चिमी और पूर्वी सिंधु यानी के क्षेत्र में भी जो है अपना अधिकार क्षेत्र कायम किया था। उसी तरह जो है निषाद हरियाणा जिले के जो है, यानी हरियाणा जिले के जो है भटनेर क्षेत्र है, यहाँ तक भी जो है इनका पूरा शासन सत्ता था इसका। इसी तरह हम देखते हैं रुद्रदामन जो है एक संस्कृत का जो है बहुत विद्वानों को बड़ा राजश्रय प्रदान किया था। और रुद्रदामन के बाद उत्तराधिकारी आयोग सिद्ध हुए। तीसरी शताब्दी के पूर्व में ही जो है आभीरों ने भी जो है, यानी आभीरों जो थे उन लोगों ने भी जो है शकों की शक्ति छीन कर दी। अंतिम रुद्र शासक जो थे रुद्र सिंह तृतीय, अंतिम यही था रुद्र सिंह तृतीय, यानी रुद्र सिंह तृतीय जो है जो अंतिम शासक था, जो चौथी शताब्दी अंत तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वे मालवा काठियावाड़ को विजित कर सको। जितने भी जो है रुद्रदामन ने विजित क्षेत्र को अंतिम में जो है गुप्त शासकों के द्वारा जो है, यानी गुप्त शासक यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है ये पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख जो है सर्वप्रथम खोज किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जूनागढ़ अभिलेख है कि खोज किसने किया था, या खोज सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और ये कब किया था? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में ये खोज किया था जूनागढ़ अभिलेख का। ये छपवाए थे अपने जर्नल, क्या था अपने जो जर्नल जो छपवाते हैं, जर्नल ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये जर्नल छपवाए प्रकाशित करवाए थे। ये क्या प्रकाशित करवाए। और ये प्रकाशित जो है कब करवाए? ये 7वें अंक में प्रकाशित करवाए। 20 पंक्ति में था, इसमें ये जो है करवाए थे। 7वें अंक में जो है करवाए थे और ये प्रकाशित करवाया था। 20 पंक्ति है। जूनागढ़ अभिलेख क्या है? इसमें क्या है? 20 पंक्तियां हैं और 20 पंक्ति में 4 शेष जो है अवशेष बचे हुए हैं। और इस तरह से देखते हैं कि शक संवत की तिथि दी हुई है, यानी शक संवत कितने हैं? शक संवत की तिथि दिया हुआ है। और ये तिथि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वह दिया हुआ है 72 प्लस हम 78 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 150, यानी 150 ईस्वी का ये जो है अभिलेख है ये हमारा, यानी जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध संस्कृत भाषा में है। क्या है? शुद्ध जो है कितना है? शुद्ध संस्कृत में है, यानी संस्कृत भाषा में है। और इसमें क्या हुआ कि इसमें लिपि भी है, यानी लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में है। शुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ अभिलेख है। तो इस तरह से देखते हैं कि यह हमारा जूनागढ़ अभिलेख था।
और इस तरह से देखते हैं कि जो है शकों की देन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण था। आज की परिवेश में जो भारतीय संस्कृति में सलवार है, घुटनों तक जो बूट है, अचकन है, सभी जो है शकों की देन जो है मानी जाती है। तो इस तरह से आज के क्लास यही समाप्त करते हैं।